यस, मेरी आवाज सभी को आ रही है? अनुज, हेलो, आ रही है? हाँ, क्लास कुछ फंस रही है। तो अभी यस सर। अनुज और टिकेश्वर एंड ब्रजेश 3 लोग आ गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। और आज से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो हम लोग आधुनिक भारत, अच्छा ये क्लास जो है वही 40 मिनट तक चलेगी, फिर मैं इसका दूसरा लिंक उसी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप सब लोग उसी लिंक के हिसाब से फिर से आ जाना। ठीक है, तो मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूं। तो आधुनिक भारत में आज अपना पहला जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है वो इस टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मैं फिर से बता देता हूं कि आज हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है अपना मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ठीक है, तो इसमें शुरुआत होती है ये 3 मार्च 1707 से। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, और औरंगजेब की डेथ के बाद भारतीय इतिहास में एक नया युग उभर कर आता है जिसे उत्तर मुगल काल कहा गया है। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग यहाँ टॉपिक पे फोकस करें। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और ये घटना मध्यकालीन भारत का अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालती है। तो ये जो घटना है ये आधुनिक भारत की नींव को डाल रही है। अब मुगल साम्राज्य का जो युग था जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमराओं की साज सज्जा और ऐश्वर्य और व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं, है ना, ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को काफी चकाचौंध कर दिया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये पूरा समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पर इतिहासकारों में 2 तरीके के मतभेद हैं। इतिहासकारों में जो मुगल साम्राज्य का पतन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में विवाद है। ठीक है, और ये जो विवाद है ये मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर पहला भाग है, या हम कह सकते हैं कि 2 ग्रुप बने हैं जिसमें एक में जेएन सरकार, है ना, एसआर शर्मा और लिवरपूल, ये इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि औरंगजेब अपनी नीतियों, जो कि धार्मिक, राजपूत, दक्कन आदि के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। दूसरा गुट है जिसमें सतीश चंद्र हैं, सतीश चंद्र के बाद इरफान हबीब हैं, अतहर अली हैं और हम कह सकते हैं शीरीन मुसवी हैं। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ है वो औरंगजेब उसका कारण नहीं है, उसका इन्होंने कारण जो है वो बाबर को ढूंढा है, या बाबर के शासनकाल से ही, बाबर के शासनकाल से ही इसका पतन हुआ। इन लोगों ने जो माना है वो माना है औरंगजेब की नीतियां। ठीक है, तो औरंगजेब की जो नीतियां थी वो
थोड़ा सा आप लोगों को शायद जानकारी होगी, धार्मिक नीति उसकी अलग थी। तो अब यहाँ पे हम लोग अगली बात करते हैं कि जो पतन के कारण क्या है। तो पतन के कारणों में पहला कारण हम देखें तो औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी या दक्कन की नीति थी, इसने काफी ज्यादा धन और काफी ज्यादा जो जन बल था उसको नष्ट किया, और साथ ही साथ जो दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वो उत्तर भारत की ओर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे सका, और जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। दूसरा कारण यहां पर आता है औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की जो राजपूत नीति है वो यहाँ पे दूसरा कारण है। ठीक है। औरंगजेब की राजपूत नीति से जो राजपूतों की निष्ठा से औरंगजेब वंचित हो गया, और उसे उन राजपूत योद्धाओं की सेवाएं नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। ठीक है। तीसरी बात यहां पर आती है कि मुगल दरबार में जो उमरा वर्ग है वो उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और उनकी शासक निर्माता की छवि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। इसके बाद अगला कारण आता है कि केंद्रीय प्रशासन का अभाव। केंद्रीय प्रशासन का अभाव यहाँ पे अगला कारण है। उमरा वर्ग कौन थे सत्यजीत? उमरा वर्ग वो था जो एलिट क्लास थी, है ना। एलिट क्लास हम कह सकते हैं, ये जो क्लास थी वो उमरा वर्ग के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। तो मुगल दरबार में उमरा वर्ग का प्रभाव बढ़ता हुआ, और उनकी शासक निर्माता की छवि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव साम्राज्य के पतन का कारण बना। फिर इसके बाद हम देखें तो औरंगजेब की जो धार्मिक असहिष्णुता थी, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता या रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिलीजियस इंटॉलरेंस। इसकी नीति ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय की जो सेक्युलर इमेज थी उसको समाप्त कर दिया। इसमें औरंगजेब ने जजिया लगाया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, और अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसको एक गलत डायरेक्शन दी, और इसके कारण जो है वो मुगल साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच गया। फिर इसके बाद अगला कारण हम देखें तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह का अटैक हुआ है 1739। फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जिसके कारण जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण वैसे मोहम्मद शाह के समय शुरू हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, और इसके बाद हम देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, इसको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ पतन के मेन कारण थे जिनके कारण जो है वो मुगल साम्राज्य जो है वो गर्त की स्थिति में आ गया। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में, और उसके बाद आने वाले जो 52 वर्ष हैं इसमें 8 शासक जो है वो गद्दी पर बैठे। और एक चांस की बात यह है कि 1556 से लेकर 1707 तक ये 151 साल हैं। इस 151 साल में जितने भी शासक आए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब के सब योग्य थे। लेकिन 1707 से लेकर 1858, ये भी एक चांस की बात है कि ये भी 151 साल है, और यहां पर कोई भी योग्य शासक नहीं आया। ठीक है। तो कोई भी यहां पर योग्य शासक नहीं आया, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को अपना मौका मिल गया, और फाइनली जो है उन्होंने कब्जा भी कर लिया। ठीक है। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है 1707 में, तो उसके वैसे तो कई सारे पुत्र थे, लेकिन इतिहास में जो है वो 3 ही पुत्र आते हैं। मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा है मोहम्मद आजम, और तीसरा है मोहम्मद कामबख्श। ठीक है। तो ये 3 ही पुत्र इसके जो है वो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ,
और औरंगजेब का एक लड़का और था जो उसकी नीतियों का सबसे ज्यादा विरोधी था, वो था अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड नाम का एक शासक बाद में भी आया है, और औरंगजेब का जो लड़का था उसका नाम भी अकबर था। तो अकबर सेकंड जो है वो काफी पहले ही मारा जा चुका था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के समय हम देखें तो मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। ठीक है, और इन 21 प्रांतों में मोहम्मद मुअज्जम के पास था काबुल, आजम के पास था गुजरात, और काम बख्श के पास था बीजापुर। ठीक है, तो औरंगजेब के इन तीनों लड़कों के पास ये तीन अलग अलग राज्य थे। और फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है 18 जून 1707 का। 18 जून 1707 को एक युद्ध हुआ है जिसका नाम था जजाऊ, कहीं कहीं पर उसे जाजऊ भी कहते हैं। ये जाजऊ जो है बेसिकली आगरा के पास में। ठीक है, और इसमें मोहम्मद मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त करके मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। तो यहाँ पे मोहम्मद मुअज्जम जो है वो जीत गया। ठीक है, तो मोहम्मद जो है जीत गया और उसने आजम को परास्त करके मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो अब यहाँ पे पहला शासक आता है बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये मोहम्मद मुअज्जम जो है इसी को बहादुर शाह फर्स्ट कहा गया है, 1707 से लेके 1712। इसी का एक और नाम है शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, तो मोहम्मद बहादुर शाह फर्स्ट कहें या फिर शाह आलम फर्स्ट कहें, दोनों का नाम एक ही। जब ये गद्दी पर बैठा था उस समय 65 साल की इसकी आयु थी। तो 65 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा। और बहादुर शाह जो है वो अपने फादर के विपरीत एक शांति प्रिय नीति में विश्वास रखता था, और शांति प्रिय नीति के कारण ही उसने सभी लोगों से अपने संबंधों को सुधारना शुरू किया। और इसमें मराठे भी थे, राजपूत भी थे। इनके प्रति जो मैत्रीपूर्ण नीति थी उसके कारण जो है इसका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा। एक काम इसने और किया कि 1683 में संभाजी के पुत्र जिनका नाम था साहू। ठीक है, तो संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया। साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया जा रहा था, जजिया कर की वसूली बंद करा दी। ठीक है, जजिया कर की वसूली बंद करा दी। हालांकि जो जजिया कर था वो फाइनली खत्म हुआ है मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, तो यहाँ पे बहादुर शाह ने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर था उसकी वसूली बंद करा दी। दूसरी बात ये कि सिख नेता बंदा बहादुर है ना, बंदा बहादुर कौन था? ये गुरु गोविंद सिंह के बाद इसने सिखों का नेतृत्व किया। तो बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान हुआ। और हाँ संदीप, अभी मैं देख लूंगा अभी, है ना। अभी ये तीसरी स्लाइड है, आप चिंता मत करो। अभी हम इसको, मैं जब आऊंगा वापस तो फिर से बता दूंगा। तो बंदा बहादुर जो है उसके साथ युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ 27 फरवरी 1712 को। और यहाँ पर सैन्य अभियान के दौरान ये बहादुर शाह फर्स्ट मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शाह आलम फर्स्ट की डेथ होती है। तो शाह आलम फर्स्ट जो है उसका कार्यकाल जो है वो करीब 5 साल का रहा। 65 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठा। अपनी शांति प्रिय नीति के लिए जाना जाता था। औरंगजेब की प्रति जो इसकी मतलब औरंगजेब का जो नेचर था उसके जस्ट अपोजिट था। इसने राजपूत, मराठों, सिखों सभी से थोड़ा सा मतलब सहयोग की भावना रखी। और 1683 में संभाजी का जो पुत्र थे साहू, इनको मुगल कैद से छोड़ दिया गया, और ये भी 1707 के आसपास छोड़ा गया। ठीक है, तो बंदा बहादुर से पूर्व सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको संतुष्ट करने के लिए बहादुर शाह फर्स्ट ने गुरु के सम्मान में खिलियत और उच्च मनसब को भी प्रदान किया।
तो बहादुर शाह के बारे में सिडनी ओवन, जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, और इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का जो तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और राजनीतिक शक्तिहीनता का द्योतक था। इसी के बाद एक और इतिहासकार है जिसका नाम है खाफी खान। तो खाफी खान ने जो है वो भी उस समय का तत्कालीन इतिहासकार है। उसने भी ये कहा है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि बहादुर शाह को लोग शाह बेखबर कहते थे। तो ये भी इनका निकनेम है ना, शाह ए बेखबर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक हुआ है जहांदार शाह। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आके जहांदार शाह। जहांदार शाह का जो पीरियड है वो आता है 1712 से लेकर 1713। जहांदार का निकनेम था लंपट मूर्ख। ये जितने भी निकनेम हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी आते हैं और आ भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो भी शासक बने वो अपनी योग्यता के कारण शासक नहीं बने। उनके किसी के सिपह सालार अच्छे थे, किसी को किसी ने बना दिया, तो ये लोग अपनी योग्यता के कारण जो है वो युद्ध मतलब हम कह सकते हैं कि शासक नहीं बने। ठीक है, तो बहादुर शाह का एक लड़का था, है ना, बहादुर शाह का एक लड़का था जहांदार शाह। इसने अपने भाई अजीम उस शान, इसके बाद रफी उस शान और जहान शाह, इन तीनों की हत्या कर दी। तो बहादुर शाह का लड़का था जहांदार शाह। जहांदार शाह ने अपने तीनों भाई की हत्या कर दी, लेकिन इस हत्या में जो उसका सहयोग किया वो कौन था? वो था जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान जो था ये एक ईरानी व्यक्ति था और इसने जहांदार शाह का सहयोग किया और बाद में जुल्फिकार खान को वजीर का सर्वोच्च पद दिया गया। ठीक है, तो जहांदार शाह के सर जो कार्यकाल है वो केवल 1 साल का है। इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। अजीम उस शान, रफी उस शान, जहान शाह, इन तीनों की हत्या की और जहांदार शाह ने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तत्कालीन अमीर जो जुल्फिकार खान था उसकी सहायता ली और बाद में जुल्फिकार खान को वजीर के पद पर अपॉइंट कर दिया गया। अब जहांदार शाह के समय में खाफी खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो काल है 1712 से 13 का काल, ये गायकों, नर्तकों, ठीक है, नाट्यकर्मियों, इन सभी के लिए जो है वो काफी अनुकूल युग था। ठीक है, तो गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों, इन सभीयों के लिए ये काफी अनुकूल युग माना गया। और जहांदार शाह पर उसकी एक हम कह सकते हैं कि उसकी प्रेमिका एक थी जिसका नाम था लाल कुंवर। तो ये लाल कुंवर वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। एक्चुअल में इसका नाम था इम्तियाज महल। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका नाम इम्तियाज महल था और अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी ज्यादा प्रभाव था। जुल्फिकार खान ने एक अपना वजीर हम कह सकते हैं या कह सकते हैं चाटुकार, जो उसकी चमचागिरी करता था, उसका नाम था सुभग चंद्र। ठीक है, तो सुभग चंद्र को समस्त प्रशासनिक दायित्व सौंप दिया था। ठीक है, तो समस्त प्रशासनिक दायित्व जो है वो सुभग चंद्र के पास आ गया। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने जागीरों और जो पोस्ट थी उनका जो बंटवारा किया जा रहा था उस पर रोक लगाई। जुल्फिकार खान के द्वारा इजारा इजारा मतलब होता है ठेके पर भू राजस्व को वसूलना। ठेके पर भू राजस्व वसूलना, इसको हम क्या कहते हैं? इजारा। तो ठेके पर भू राजस्व वसूली को दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण जो मुगल काल में कृषक वर्ग पर काफी ज्यादा मतलब अत्याचार हुए, है ना। और जहांदार शाह के समय एक और चीज हुई कि आमेर के राजा सवाई जय सिंह को
मिर्जा की उपाधि के साथ सम्मानित किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में आ चुका है कि सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसके समय मिली। ये सवाई जय सिंह वही है जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। ठीक है। जहांदार शाह के समय एक और चेंज हुआ कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी, दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है। इसी के समय एक और चेंज हुआ कि शिवाजी के जो लड़के थे संभाजी और एक और लड़का था राजा राम, तो राजा राम का पुत्र था शिवाजी सेकंड, राजा राम का पुत्र था शिवाजी सेकंड। इसको जहांदार शाह के समय 3000 का मनसब, ठीक है, और एक खिताब दिया गया जिसका नाम था अनूप सिंह। तो अनूप सिंह नाम का खिताब जो है वो शिवाजी सेकंड को दिया गया। इसके बाद अजीमुशान जो इसका भाई था जिसकी हत्या जहांदार शाह ने की थी, तो अजीमुशान के पुत्र था फर्रुखसियर। इसने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से उतार दिया और उसकी हत्या करा दी। और फाइनली 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है। तो जहांदार की हत्या हो गई। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे शासक आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इसका पीरियड है 1713 से लेके 1719 और इसका नाम दिया गया है घृणित कायन। ठीक है। तो यहाँ पर फर्रुखसियर का नाम दिया गया है घृणित कायन। तो फर्रुखसियर के बारे में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है। तो इसमें हुसैन अली जो था वो ज्यादा योग्य था, ये छोटा भाई था, अब्दुल्ला खान बड़ा भाई था। तो सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये खुद राजा नहीं बने लेकिन इन्होंने राजा बनाने में काफी योगदान दिया। और इनके समय लगभग 6 लोग ऐसे थे जो मुगल गद्दी पर बैठे, है ना। उनकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। तो उसमें फर्रुखसियर ने सबसे पहले सैयद बंधुओं ने सबसे पहले फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाला। अब सैयद बंधु जो थे ये हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे और इनको सम्मानित करने के लिए फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खान को उपाधि दिलवाई वजीर के पद पर, है ना, और हुसैन अली खान को दिया मीर बख्शी का पद। तो मीर बख्शी का मतलब आज का जो आर्मी जनरल, है ना, और वजीर का मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो मुगल काल में मीर बख्शी का जो पद था वो काफी इंपॉर्टेंट था और मीर बख्शी के पद पर दिया गया हुसैन अली खान को और अब्दुल्ला खान को दिया गया वजीर का पद। ठीक है। फिर बाद में हम देखें तो अमीरों का जो अलग अलग गुट था ये शासक निर्माता के रूप में उभर कर आने लगा। और उस समय हम देखें तो ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुट के जो अमीर थे वो मुगल दरबार में काफी सक्रिय थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो तुरानी ग्रुप है ये तुरानी था मध्य एशिया का। ठीक है। इसके बाद ईरानी जो थे ये फारस के थे क्योंकि फारस को ही ईरान के नाम से बार जाने लगा, है ना। तो फारस और खुरासान के जो अमीर थे वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें आ गए। तो फारस और खुरासान के और हिंदुस्तानी जो विदेशी मूल के मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। तो यहाँ पे 3 तरीके के गुट आए। एक हिंदुस्तानी गुट आया, है ना, इनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों लोगों का ग्रुप यहाँ पर उभर कर आने लगा। तुरानी अमीर भी आया मध्य एशिया से, ईरानी फारस और खुरासान से, और हिंदुस्तानी गुट हिंदुस्तान में। अब यहाँ पे फर्रुखसियर ने क्या किया कि फर्रुखसियर ने तुरानी गुट का, ये जो तुरानी गुट का अमीर वर्ग है इसमें एक अमीर था जिसका नाम था निजामुल मुल्क। ये निजामुल मुल्क वही है जिसने बाद में हैदराबाद स्टेट की स्थापना की। निजामुल मुल्क का दूसरा नाम था चिनकिलिच खान। चिनकिलिच,
है ना, निजामुल मुल्क या चिनकिलिज खान, है ना, इसको दक्कन के 6 सूबों की, 6 मतलब मुगल सूबों की सूबेदारी दी गई। सो दक्कन के 6 सूबे इसको सौंप दिए गए और इसने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बना लिया। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद बना है 1713 में, ये हेड ऑफिस बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद फर्रुख सियर ने क्या किया कि 1714 में जुल्फिकार खान, जिसकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था, तो जुल्फिकार खान की हत्या हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज, अब सैयद बंधु चूंकि हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे, तो सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान करके उसे पराजित किया और यहाँ पे अजीत सिंह ने अपनी लड़की की शादी फर्रुख सियर से कर दी। फिर इसके बाद अगली चीज आई कि 1716 के समय, कहीं कहीं 1716 दिया है, कहीं कहीं 1717 दिया है, तो यहाँ पे बंदा बहादुर की हत्या करा दी गई। बंदा बहादुर की हत्या हो गई और फिर अगली चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आई है 1719 में। सैयद बंधुओं में हुसैन अली खान ने मराठा पेशवा, हुसैन अली खान ने मराठा पेशवा या मराठा हम कह सकते हैं कि जो उस समय हेड थे, हेड तो हम नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी शक्तिशाली बालाजी विश्वनाथ, ये बालाजी विश्वनाथ वही हैं जो बाजीराव फर्स्ट के फादर, इनके साथ दिल्ली की संधि की, ठीक है। तो दिल्ली की संधि जो ही है वो इनके साथ हुई और इसके तहत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे और बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी, ठीक है। फर्रुख सियर का यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर, मेरे शब्द और हस्ताक्षर, ये वाला जो है वो स्टेटमेंट फर्रुख सियर का है, ठीक है। अब सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए फर्रुख सियर जो है वो षड्यंत्र रचने लगा और इस षड्यंत्र का समय से पहले ही पता लग गया और बालाजी विश्वनाथ के साथ मारवाड़ के अजीत सिंह, ये दोनों लोगों ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर 19 जून 1719 को फर्रुख सियर की हत्या कर दी, ठीक है। इसका मतलब क्या है सत्यजीत? इसका मतलब यह है कि फर्रुख सियर ने यह कहा है कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर है। मतलब मीर जुमला जो भी कह रहा है वो मैं कह रहा हूं और मीर जुमला जहां जहां साइन कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मीर जुमला जो है वो उस समय का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, ठीक है। 19 जून 1719 को यहां पर हम देखते हैं कि फर्रुख सियर की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो फर्रुख सियर की हत्या हो गई। फर्रुख सियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने कुछ लोगों को गद्दी पर बैठाला, जिसमें एक थे रफी उद दौला, फिर एक था रफी उद दर्जात, है ना, इनको गद्दी पर बैठाला। रफी उद दौला जो है वो गद्दी पर बैठा है शाहजहां सेकंड के नाम से, है ना। और फिर इसके बाद रफी उद शान के दोनों पुत्रों की मौत के बाद शाहजहां सेकंड के पुत्र रोशन अख्तर, अब शाहजहां सेकंड का लड़का आ गया रोशन अख्तर और यही रोशन अख्तर बाद में मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो फर्रुख सियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर की उपाधि दी गई, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह का पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, 1719 से लेकर 1748 और इसी का नाम था रोशन अख्तर। तो रोशन अख्तर किसका नाम था? ये वाला क्वेश्चन आईएएस में भी प्री में आ चुका है कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जिसका उपनाम रोशन अख्तर था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब रोशन अख्तर चूंकि सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, तो सैयद बंधुओं ने टोटल 6 लोगों को गद्दी पर बैठाला, जिसमें रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह सबसे आखिरी था। लेकिन मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही निजामुल मुल्क के नेतृत्व में, निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, है ना। तो सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और 1722 में सैयद बंधु मार दिए गए। तो सैयद बंधुओं की हत्या हो गई। ठीक है, तो सैयद बंधु जो है वो इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाने गए और 1713 से लेकर 1722 तक इनका प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा था। और बाद में मोहम्मद शाह के समय तक आते आते सैयद बंधुओं का पतन हुआ और 1722 में इनकी हत्या हो गई। ठीक है, चूंकि निजामुल मुल्क का पूरा ये नेतृत्व था, तो मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क से काफी खुश हुआ और 1722 में निजामुल मुल्क को इसने वजीर का पद दे दिया। लेकिन 1724 में निजामुल मुल्क जो है वो दक्कन चला गया और वहां पर जाके इसने हैदराबाद स्टेट की स्थापना कर ली। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य की जो स्थापना हुई है वो मोहम्मद शाह के समय हुई है। असल में जो स्वायत्त राज्य या जो ऑटोनॉमस स्टेट्स थे, इनकी जो स्थापना हुई है वो पूरी की पूरी मोहम्मद शाह के समय हुई। और मोहम्मद शाह के समय ही 1722 में 24 में हम देख रहे हैं तो हैदराबाद आया है। इसी तरीके से अवध की स्थापना भी 1722 के आसपास हुई है। तो अलग अलग स्टेट्स की स्थापना यहाँ पर होने लगी। ठीक है, बाद में जब हैदराबाद की स्थापना हो गई तो निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी गई। ठीक है, तो आसफ जाह की जो उपाधि है वो निजामुल मुल्क की है और निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद स्टेट की स्थापना की। फिर मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ कि बंगाल स्वतंत्र हुआ मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद अगला था अवध जो है वो स्वतंत्र हुआ सादत खान के नेतृत्व में। फिर इसके बाद हैदराबाद हम लोग देख ही चुके हैं। भरतपुर और मथुरा ये बदन सिंह के नेतृत्व में उभर कर आया। और इसके बाद जो रोहिलखंड है ना, रोहिलखंड एरिया कौन सा है, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है, तो रोहिलखंड वाला जो एरिया था इसको जो है दाऊद खान और अली मोहम्मद खान इनके नेतृत्व में स्वतंत्र करा लिया गया। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट जो है वो बचा हुआ है और अगली क्लास में अपना, चूंकि रिकॉर्डिंग में भी समय लगेगा, तो जो अभी तक की जो क्लास में जिसको जो भी डाउट हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप में से किसी को यदि कोई डाउट हो, एक मिनट रुकिए, मैं सभी को पहले अनम्यूट कर दूं। यस, एनी क्वेश्चन? पहली स्लाइड में देखिए, किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट को मैं जरा स्पीकर लगा लेता हूँ। हाँ बोलिए। हेलो, आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। चैट बॉक्स पे लिखो क्या क्या पूछना चाहते हो, चैट बॉक्स पे लिखो। और कोई पूछेगा कुछ पहली स्लाइड में? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपको किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए पहले दूसरी स्लाइड देखिए। दूसरी स्लाइड में कोई डाउट कोई क्वेश्चन देखिए।
1 से 3 नंबर स्लाइड को रिपीट कीजिए सर। ओके, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो पहली स्लाइड है वो ये है, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है और यहीं से उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है और आधुनिक भारत की नींव जो है वो यहीं से रखी मानी जाती है। इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में विवाद है। यहाँ पे पहला गुट है वो ये कहता है, जिसमें JN सरकार, SR शर्मा और लिवरपूल शामिल हैं। उनका ये मानना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां जिम्मेदार थीं। दूसरा गुट है वो ये मान के चलता है कि सतीश चंद, इरफान हबीब, अतहर अली और शिरीन मूसवी, इनका ये मानना है कि बाबर के शासनकाल से ही मुगल साम्राज्य में पतन की शुरुआत हो गई। मतलब जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उसी ने ही पतन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पतन के कारणों में देखा, तो पहला कारण आता है औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी है या दक्कन नीति है। दूसरा कारण था औरंगजेब की राजपूत नीति। तीसरा कारण था मुगल दरबार में जो उमरा वर्ग या एलिट क्लास उभर के आ रहा था और वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। चौथा कारण था केंद्रीय प्रशासन का अभाव। पांचवा कारण था धार्मिक असहिष्णुता या रिलीजियस इंटॉलरेंस। छठा कारण था नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये पतन के कुछ कारण थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो फिर 1707 से लेकर और अगले 52 साल में, मतलब 1759 तक 8 शासक जो हैं वो उभर कर आते हैं। और औरंगजेब के वैसे तो कई सारे पुत्र थे, लेकिन इतिहास में 4 पुत्र ही हैं और इसमें इसकी डेथ हो चुकी थी औरंगजेब के समय। तो मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। ठीक है, तो मोहम्मद मुअज्जम ने अपने भाइयों को हराया और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, 1556 से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है दूसरे, जब अकबर ने पानीपत का सेकंड वॉर जीता था। तो 1556 से 1707 तक का समय है 151 साल, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये सारे के सारे योग्य शासक थे। लेकिन 1707 से 1858 के बीच में जो 151 साल है उसमें कोई भी योग्य शासक नहीं था। तो अब देखिए ये स्लाइड ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है ना, 1 मिनट का समय बचा है। तो जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी मैं ग्रुप में दूसरा लिंक डाल दूंगा, है ना। तो जो भी और डाउट हैं वो हम लोग अभी एक क्लास अभी और करेंगे इतने ही टाइम की, तो उसमें जो भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। और तो यहां तक इन दोनों स्लाइड्स में अब किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? अनुज, दीपक, मोहिनी, निशा, सत्यजीत, टिकेश्वर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अब पहली और दूसरी स्लाइड में किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर ऐसे साइड में 3 slide एरो ये। लेके लिखा ना मोहम्मद, क्या लिखा है? तीसरी स्लाइड ये है। क्या लिखा है?